नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। हयात यानी जिंदगी, लेकिन इसके मायने मुल्क के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर जिंदगी को पाकिस्तान में टटोलने की कोशिश करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में इंसानों की जिंदगी हर वक्त मौत के साए में ही बसर हो रही है। मौत का साया हर वक्त उन पर मंडलाता रहता है। कभी दहशतगर्दों का जुनून तो कभी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बर्पा किए गए जुल्म, तो कभी सेहत आमा की सहूलियात से महरूमी, जो पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी को मुसलसल मुतासर कर रही है। पाकिस्तान के हालात इस कदर अबतर हो गए हैं कि अब तो इंसानों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर्स भी महफूज नहीं हैं। आज डॉक्टर्स के इन्हीं अबतर हालात पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मसीहा की शक्ल में डॉक्टर ही वो इंसान हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, मरते हुए अफराद को नई जिंदगी देते हैं। लेकिन वही मसीहा आज पाकिस्तान में अदमे तहफ्फुज का शिकार है। डॉक्टरों के पास न हिफाजती किट है, न कोई मुनासिब सहूलत, जिसकी वजह है पाकिस्तान के डॉक्टर्स मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उन्हें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स फराहम नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से अब तक बेशुमार डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आज से हम तमाम सर्विसेज का बायकॉट करते हैं। इसके बाद ये हुकूमत जाने, ये सर्विसेज जाने, हम इसके बाद कम से कम कोरोना की तो क्या हम किसी सर्विस के लिए तैयार नहीं जब तक हमारे जितने भी डिमांड्स हैं, हमारे डिमांड्स क्या हैं, ये पूरे नहीं कर सकते। ये हुकूमत पहले दिन से यही चाहती है कि इनको कुछ दो ना, कोई इक्विपमेंट्स ना दो, इनको इन्फेक्ट कराओ। जब ये सारे खुद बीमार हो जाए फिर हमें ये कहा जा रहा है कि हम फलां जगह से, चाइना से डॉक्टर्स ले आएंगे, फलां से लाएंगे। आप हमें इक्विपमेंट्स नहीं दोगे। हम अभी तक भी सर्विसेज जब दे रहे थे तो हम अपनी आवाम के लिए दे रहे थे, लेकिन ये इतनी बेहिस हुकूमत है, इसको ना आवाम की फिक्र है, न यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की, जहाँ दुनिया में उनको जो है ना वो सराहा जा रहा है कि आप ड्यूटीज दे अपनी जानों पे। हम न सिर्फ अपनी जान, अपनी फैमिलीज को भी हमने कुर्बान किया हुआ है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज के इस हालत के बाद हमारे लिए काम करना नामुमकिन हो गया है। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए आए हैं। डॉक्टर्स, इस पैरामेडिक, इस नर्सेस को बचाओ। अगर ये बचेंगे तो ही आवाम की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन इस गुंडागर्द हुकूमत ने जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की, हम इस पे न किसी पुलिस वाले पे इल्जाम लगाते हैं, न किसी पे। ये आर्डर डायरेक्ट सीएम हाउस से हुआ है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ये एक दहशतगर्द वज़ीर आला बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स को कल सैल्यूट मारे जा रहे थे, आज वो अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की डिमांड करते हैं तो उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके सरों पे डंडे मारे जाते हैं। आपके सामने ये तमाम सूरत मौजूद है। हमारे पास अभी दो ही रास्ते थे, या हम ड्यूटीज छोड़ दें, अपनी हिफाजत करें, या हम अपने आप को कोरोना के हवाले कर दें। हमने चंदा इकट्ठा किया अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए चंदा इकट्ठा किया, खुद अपने खर्चे से हम अपनी हिफाजत के लिए भी करें, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा। अभी एहतजाज जारी ही था कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर एहतजाज खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन एहतजाज न खत्म करने पर पुलिस ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ पर लाठी चार्ज करके 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत ही डंडों से की है। वहाँ जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स को घसीटा गया, मारा गया, इससे ज्यादा मतलब तजलीफ क्या हो सकती है। आप डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आप हेल्थ वर्कर्स की जानों से भी खेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना उनको मार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत उनको डंडे भी मार रही है। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आए दिन डॉक्टरों की हो रही अगवाकारी और कत्ल की वारदातों ने भी
पाकिस्तान की डॉक्टर बिरादरी को इस कदर खौफजदा कर दिया है कि वो अपने अहले खाना के साथ नक्ले मकानी को ही जिंदगी के लिए बेहतर ऑप्शन समझ रहे हैं। और आलम ये है कि पाकिस्तान से हर साल हजारों डॉक्टर हिजरत करते जा रहे हैं। हालांकि सूबा सिंध के तकरीबन 80% फिजिशियन प्रैक्टिस जारी रखने के लिए भत्ता देने पर मजबूर हैं और वो इसकी शिकायत सरकारी अफसरान तक कर चुके हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है। सेक्टेरियन में मार दिया गया है। कुछ जो दूसरी वजूहात ज़्यादातर हम इस वक्त शहर में हो रही हैं, वो हो रही है भत्ते की वजह से कि शायद इनको भत्ते की पर्ची आई थी तो शायद इसलिए मार दिया गया। आप नाम लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक सबको ख़त लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, और सिंध के तमाम ओहदेदारान को लेके, गवर्नर साहब से लेके और चीफ मिनिस्टर साहब से सबको दिया गया, लेकिन किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की डॉक्टर बिरादरी सदमे में है। एक तवील अरसे से ये डॉक्टर हुक्मरानों से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ना तो हुकूमत इनकी सुन रही है और ना ही दहशतगर्दों की जानिब से जारी इनके कत्ल की वारदातों में कमी आ रही है। कोरोना वायरस के बाद तो अब पाकिस्तान में आलम ये हो गया है कि डॉक्टरों के लिए ना अस्पताल महफूज हैं और ना ही पाकिस्तान की सड़कें। इन डॉक्टरों को कभी दहशतगर्द उठाकर ले जाते हैं तो कभी हिफाजती एहलकार अपनी तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं। मुसीबत ज़दा अवाम फिक्रमंद है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इलाज और मुआवजे के लिए डॉक्टर ही ना मिले। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रियलाइज करे कि डॉक्टर्स कितनी अहमियत रखते हैं, किसी भी कम्युनिटी के लिए डॉक्टर्स की क्या वैल्यू है ये पता होना चाहिए। सबकी डेस्क्स पे फाइल्स रखी हैं और आपको तो पता है हमारे मुल्क में फाइल्स का क्या होता है। जिस तरह उन डॉक्टर्स को दबा दिया गया है मट्टी के अंदर लिटरली, उसी तरह उन फाइलों को दबाया गया है। पाकिस्तान में जहां मौत बांटने वाले दहशतगर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं जान बचाने वाले डॉक्टरों की तादाद मुसलसल घटती जा रही है। पाकिस्तान में ये सब यूं ही चलता रहा, अगर खौफ और दहशत की वजह से दानिश्वर और तालीम याफ्ता तबका पाकिस्तान छोड़कर यूं ही जाता रहा, तो गरीब और कम पढ़े लिखे अवाम का क्या होगा? क्या पाकिस्तान पूरी तरह दहशतगर्दों के हाथ में चला जाएगा, जिन्हें ना तो खुदा का खौफ है और ना ही इंसान और इंसानियत की परवाह? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी रह जाता है कि आखिर पाकिस्तान में दानिश्वरों और डॉक्टरों की हिफाजत कौन करेगा? वो हुकूमत जो दहशतगर्दों के आगे बेबस है, या फिर वो फौज और हिफाजती एजेंसियां जिन्होंने दहशतगर्दों को तो महफूज पनाहगाह दे रखी है, मगर डॉक्टरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करा रही? कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में डबल सवारी पर आयत पाबंदी ने शहरियों को रुला कर रख दिया है। पुलिस के 12 इंतबाह के बावजूद शहरी डबल सवारी से बाज ना आए तो पुलिस की जानिब से डबल सवारी पर तमाम इस्तिसना खत्म कर दी गई, जिसके बाद तमाम शहरियों में अफरा तफरी फैल गई है। डबल सवारी पर पाबंदी और गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम, यौम आशूरा, चहल्लुम, यौम अली, ईद मिलादुन्नबी, यौम इश्क़ रसूल, 23 मार्च और 14 अगस्त समेत कई मौकों पर पाबंदी आयद करके पुलिस एहलकारों की जानिब से पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है, जो पाकिस्तानी शहरियों के साथ एक तरह की जाती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो आइए पूरी तफसील दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पिछले 7-8 बरसों से ये एक मामूल के इंतजामी रस्म बन चुकी है कि जब भी कोई हसास दिन या कोई मौका हो, पहला नजला मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर गिरता है। गुज़िश्ता दिनों भी कराची पुलिस ने कोरोना वायरस के 22 आयद डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार और सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि दर्जनों शहरियों की तंबीह की गई।
गुज़िश्ता दिनों सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक बगैर किसी इस्तिस्ना के डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। आप लोगों को किसी भी तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगी डबल सवारी, चाहे वो बच्चा है एक आदमी के साथ या औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, सबको मैं सीधा वापस भेजूंगी या उनकी गाड़ियां डिटेन करूंगी, उनके खिलाफ केस करूंगी। 8 बरस पहले किसने उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर दाखिला रहमान मलिक के कान में ये कहा होगा कि मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल करने और डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से दहशतगर्दी भी मुअत्तल हो जाती है। – 2012 का था वो साल जब 19 अगस्त को ईद उल फित्र के मौके पर पहली बार डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद से तो मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का दौर ही चल निकला और अब तक करीब 45 बार डबल सवारी पर पाबंदी लग चुकी है। मौजूदा हुकूमत भी न सिर्फ साबिका हुकूमतों की तरह ही तसलसल साबित हुई है, बल्कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की रिवायत भी उसे विरसे में ही मिली है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से ट्रांसपोर्ट कंपनियों को करोड़ों का फायदा हो रहा है। कराची में जो होना है वो तो हो ही रहा है, बंदे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस्तान हाल नहीं है इस मुल्क का, और लावारिस मुल्क बना हुआ है, कोई कानून लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। डबल सवारी बंद करो खोलो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, इसको जो करना है वो कर रहे हैं सब। अब ये सिंध हुकूमत को कौन बताएगा कि सिर्फ डबल सवारी पर पाबंदी आयद करके ही कोरोना वायरस से नहीं निपटा जा सकता। उसके लिए मुअस्सर हिकमत अमली की जरूरत है, क्योंकि कराची में गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों के दौरान अस्पतालों में मुर्दा लाए जाने वाले मरीजों और शरे अमवात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालांकि कराची समेत सिंध भर में जारी लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है, जबकि ट्रैफिक हादसात के वाकयात भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स और ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी के बावजूद कराची के अस्पतालों, खुसूसन जिन्ना अस्पताल में गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों के दौरान मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और रोजाना 15 से 20 अफराद को मुर्दा हालत में लाया जा रहा है या फिर वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ जाते हैं। पिछले 15 दिन के अंदर शराय अमवात जो है उसमें जरा इजाफा देखा गया, जो कि रिपोर्ट हुआ है आज, और हमने 15 दिन का डेटा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को बना के भेज दिया है। इस डेटा के अंदर हमें ये पता चला है कि ज्यादातर जो लोग हैं जो ब्रॉड डेड आते हैं उनकी तो वजह मौत पता चल जाती है। 99 पेशेंट्स हैं जो कि ब्रॉड आके जिनका इंतकाल हुआ अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर, और वो पेशेंट्स जो कि अस्पताल के अंदर ब्रॉड डेड लाए गए हैं। जिना अस्पताल बाय द वे गढ़ नहीं बना अमवात का, बल्कि जिना अस्पताल में लाए गए हैं वो मरीज जो कि ब्रॉड डेड थे, और ये तकरीबन 119 लोग थे 15 दिन के अंदर। इस वक्त जरूरत है तिब्बी सहूलियात की, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत, तंगहाली और जहालत से 2-4 अवाम को तिब्बी सहूलियात से महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जरूरत के हिसाब से न वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और न ही दीगर सहूलियात। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 लाख अफराद की आबादी के लिए जिंदगी बचाने वाले आलात से लैस कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान में लाइफ सेविंग एम्बुलेंसों की तादाद बहुत कम है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी नागेहानी हालत से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना वारदातों को मंजर आम पर लाना खतरों से खेलने के मुतरादिफ है और सहाफी बिरादरी उसकी कीमत हमेशा चुकाती रही है। सहाफियों को पाकिस्तान में बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है, उनकी टारगेट किलिंग्स की जाती रही हैं, उनको अगवा करके उनकी मस्क शुदा लाशें वीरानों में फेंकी जाती रही हैं, उनको मौत की धमकियां दी जाती रही हैं। इतना ही नहीं, उनके दफातर पर भी खुलेआम
حملے کیے جاتے رہے ہیں. آخر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ پاکستان کے استحکام، جمہوریت کی فروغ، جمہوری اداروں کی مضبوطی، عدلیہ کی آزادی، انسانی حقوق، انصاف اور محروم و مظلوم خاندانوں کی حمایت ہی ان کا ایجنڈا ہے، ان کا مقصد اور حاصل ہے. وہ اسی منزل کے حصول کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر رواں دواں ہیں. لیکن اب تو پاکستان کی ریاستی و غیر ریاستی عناصر بھی بظاہر میڈیا پر بڑا پریشر ڈالنے اور اسے دھمکا کر خاموش کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس یعنی آزادی صحافت کی جو فہرست برائے سال 2020 جاری کی ہے، اس کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں سے مزید 3 درجے تنزلی کے ساتھ 145 نمبر پر پہنچ گیا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ پیش ہے یہ رپورٹ. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس یعنی آزادی صحافت کی فہرست برائے سال 2020 جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں سے مزید 3 درجے تنزلی کے ساتھ 145 نمبر پر پہنچ گیا ہے. پہلے 142ویں نمبر پہ تھا، لیکن اب 3 درجے تنزلی ہوئی ہے. دنیا کے مجموعی طور پر 180 ممالک کا جائزہ لیا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز روایتی طور پر مختلف ممالک کا انڈیکس جاری کرتی ہے صحافت کی آزادی کے لیے اور صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے جو سازگار ماحول ہے ان کے کام کرنے کے حوالے سے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پاکستان میں میڈیا اداروں کو اشتہارات واپس لینے کی دھمکیوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور جب ٹی وی چینلز اپوزیشن نمائندوں کو نشریات کا وقت دیتے ہیں تو ان کے سگنلز روک دیے جاتے ہیں. ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کا کہنا ہے کہ اسی طرح جو صحافی فوج کی حدود سمجھے جانے والے معاملات میں داخل ہونے کی جرت کرتے ہیں، انہیں ہراسانی کی مہم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ روایتی میڈیا پر راج کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنے ناپسندیدہ مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے صاف کرنے لگی ہے، اس حد تک کہ حکومت آن لائن قواعد نافذ کرنا چاہتی ہے جس کا واضح مطلب سینسرشپ ہے. پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جولائی 2018 سے پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی ہے اس کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. صحافیوں کے لیے جو سازگار ماحول ہے وہ مزید خراب ہوا ہے. میڈیا کے اداروں کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کے اداروں کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر فرق پڑا ہے. ٹی وی چینلز کے سگنلز کو بند کیا گیا ہے یا ان کے نمبرز کو آگے پیچھے کیا گیا ہے. تو پاکستان میں جو غیر جمہوری جو رویے ہیں ان کے حوالے سے تفصیل سے بات کی گئی ہے. گزشتہ دنوں بھی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور فریڈم نیٹ ورک نے پاکستانی انتظامیہ کو ایک مراسلہ ارسال کیا تھا اور زور دیا تھا کہ وہ صحافیوں کو آزادی کے ساتھ کوریج کی اجازت دے. مراسلے میں کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتوں سمیت ملٹری اور انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے میڈیا اور صحافیوں کو اغوا، تشدد، غیر قانونی معطلی اور جرائد کی ترسیل میں رکاوٹ کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے، جو واضح دھمکی اور آزادانہ رپورٹنگ روکنے کے مترادف ہے. پیرس سے جاری ہونے والے مراسلے میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایشیا پیسیفک ڈیسک کے سربراہ ڈینیل باروٹرڈ نے کہا تھا کہ گزشتہ چند مہینوں سے آزادی صحافت اور خبر و اطلاعات کی ترسیل کی خلاف ورزیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. یہ شکایت صحیح ہے کہ میڈیا کو دہشت گردی کی خبریں دیتے وقت ذرا احتیاط کرنی چاہیے.
البتہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ میڈیا کا یہ فرض ہے کہ جو واقعات ہوں ان کی رپورٹ پیش کرے اور کوشش کرے کہ حتی الامکان وہ صحت اور سچائی پر مبنی ہوں. صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھی گزشتہ دنوں اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ سال 2018 اور 19 نے پاکستانی عوام کو غم و الم کے سوا کچھ نہیں دیا. 2018 میں کئی ایسی وارداتوں کو انجام دیا گیا جن میں عام شہریوں، خواتین اور اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ نیوز چینلوں، صحافیوں، حکومتی اہلکاروں اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 2018 میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے تقریباً 9 صحافی ہلاک کیے گئے ہیں اور 1 درجن سے زائد کو زخمی بھی کیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی کافی برا سلوک کیا جاتا رہا ہے. یہی وہ واحد ملک ہے جہاں صحافی اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے خود اخباروں کی سرخیاں بن رہے ہیں. یہ صرف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی جو حفاظت ہے یا ان کی سیکیورٹی کا وہ صرف حکومت کا مسئلہ ہے. یہ سے فریقی مسئلہ ہے، یعنی حکومت کا بھی ایک کردار ہے، میڈیا کے اداروں کا ایک کردار ہے اور خود صحافیوں کا اس میں کردار ہے. جب تک یہ تینوں فریق ایک ساتھ کام نہیں کریں گے اور وہ طریقہ کار واضح نہیں کریں گے تو یہ جو مشکل ہے یہ مشکل ہے کہ ختم کرے ہمیں. سو لہٰذا میرے خیال میں حکومت پاکستان میں ابھی تک قانون سازی نہیں کر سکی صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے. یوں تو ہر صحافی کی زندگی میں روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن پر یقین کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر صحافی کی زندگی قدم قدم پر خطروں سے بھری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرائض کو انجام دینے میں بدستور لگے رہتے ہیں اور لوگوں کو پل پل کی خبر سے آگاہ کراتے رہتے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں جان کی قیمت سے چکانا پڑتا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال 2017 میں 11 جرنلسٹ کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی، جبکہ سال 2014 اور 15 میں بھی 11 صحافی اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ہلاک کر دیے گئے. سن 1992 کے بعد سے پاکستان میں 100 سے زائد صحافیوں کو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے قتل کیا جا چکا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحافیوں سے غلطیاں نہیں ہوں گی، میڈیا سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ صحافی کی پٹائی بڑی ضروری ہے، میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی سوچ اور کوشش ہے کہ صحافیوں کے خلاف عوام میں ایک نفرت بھی پیدا کی جائے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اس معلومات تک رسائی کے خلاف. پاکستان میں صحافیوں کے لیے حالات ہمیشہ ہی خطرناک رہے ہیں. 9/11 کے بعد جب امریکی فوج نے کابل میں طالبان کی حکومت کے خلاف کارروائی کی اور انتہا پسندوں نے اپنی جنگ کو قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کی طرف منتقل کیا تو پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے والے صحافیوں کو طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہونا پڑا. قبائلی علاقوں اور سوات میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران بھی سب سے زیادہ صحافیوں کو ہی مشکلات میں مبتلا ہونا پڑا. قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں فرائض انجام دینے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ طالبان اور سیکیورٹی فورسز نے صحافیوں کو معروضی رپورٹنگ سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. جو اس دباؤ کے خلاف مزاحمت پر آمادہ ہوئے وہ یا تو قتل کر دیے گئے یا انہیں اپنے علاقے سے ہجرت کرنی پڑی.
उन सहाफियों में शुमाली वजीरिस्तान के सहाफी हयातुल्लाह का मामला खासा मशहूर हुआ। कराची के कई सीनियर सहाफी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बलूचिस्तान के मारूफ सहाफी नदीम गर्गनारी के 2 बेगुनाह बेटों सिराज और मंजूर को कत्ल कर दिया गया। कई वजूहात हैं इसके। पहला जो कदम है वो एफआईआर का सही इंदराज ना होना, फिर जो है पुलिस की कमज़ोर तहकीकात, और फिर उन गरीब ख़ानदानों का जो कि इस जो खर्चा है कानूनी आता है उसकी कमज़ोरी, फिर जो आखिरी में जो हमारा निज़ाम है इंसाफ का, अदालती निज़ाम जो है वो इतना लंबा वक्त ले रहा है कि उसमें अभी तक कि इस तरह की वो बात मुश्किल है। इस सारे वजूहात की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 17 सालों में जो 100 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं, उनमें सिर्फ 3 सहाफ़ियों के हवाले से तहकीकात आगे चली है, मुल्ज़िमान का पता चला है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको सज़ा अदालत की तरफ से हुई है। लेकिन उस सज़ा पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो अपील के स्टेजेस में है। पाकिस्तान में सहाफत एक पुरखतर पेशा बन चुका है, लेकिन ये आजादाने गुलशन पिंजरे की तिल्लियां तोड़कर निकलते हैं और सयाद की नक्लो हरकत की खबर देते हैं और देते रहेंगे। कभी बचते रहेंगे, कभी मरते रहेंगे। शायद लोगों की निगाहों में ये सब एक पेशावर सहाफी या एंकर हों, मगर उन्हीं लोगों की तर्जुमानी का सिला कभी न कभी किसी अंधी गोली की शक्ल में मिल ही जाया करता है। पाकिस्तानी सहाफियों ने सहाफत के महजर पर आजादी की मोहर लगा दी और गोलियां खाकर भी बेमजा न हुए। पाकिस्तान में हालात खासे खराब हो रहे हैं। कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की सूरत हाल दूसरे इलाकों पर भी असरअंदाज होती जा रही है। उन इलाकों में सरगर्म गिरोह लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सहाफियों के लिए फिजा साजगार नहीं और उनके लिए खतरात बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।